तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का स्क्वायर अपॉन 2 और फिर क्या लगाओगे प्लस में c, एक कांस्टेंट लगाते हो ना, ये कांस्टेंट आए कहां से, यानी कि कांस्टेंट के बारे में भी बात करें। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है कि आपने डिफरेंशिएशन में करा क्या है। तो हमने डिफरेंशिएशन में क्या करा, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन, यानी कि चीजों को जोड़ना, कहां से कहां तक, जहां से जहां तक आपको मेंशन हो जाए। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के इंटीग्रेशन चैप्टर को। तो फाइनली स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया अपना इंटीग्रेशन चैप्टर। इससे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया था कि आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का सिलेबस क्या है। और यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो हमारा सिलेबस है थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है, हम जल्द ही कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज तो ये कि आपको लिमिट आना चाहिए, और अगर आपको लिमिट ठीक तरीके से नहीं भी आती तो कम से कम तो डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए, और उसके सारे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, फिर tan का क्या होता है, कोसेक यानी कि सेक स्क्वायर x होता है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तभी जाके आप इंटीग्रेशन पे पकड़ बना पाओगे, वरना आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। राइट, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर अपने डिफरेंशिएशन में कोई भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। सबसे पहले ना हम आज की वीडियो का आपको एक बार मैं लेक्चर का ओवरव्यू देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू, यानी किसका ओवरव्यू बात करेंगे हम। सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे डिफरेंशिएशन का ओवरव्यू देखेंगे। दूसरी चीज हम इंटीग्रेशन का ओवरव्यू देखेंगे। तीसरी चीज में हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा जिन भी बच्चों ने थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो अब देखते हो हमेशा हम लास्ट में क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने x का इंटीग्रेशन करा तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का स्क्वायर अपॉन 2 और फिर क्या लगाओगे प्लस में c, एक कांस्टेंट लगाते हो ना, ये कांस्टेंट आए कहां से, यानी कि कांस्टेंट के बारे में भी बात करेंगे। और जितनी भी मीनिंग होती है, मीनिंग का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग को हम देखेंगे, इंटीग्रेशन की मीनिंग को देखेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आज का वीडियो हमारा बिल्कुल बेसिक होगा। प्लीज अच्छे तरीके से कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ नोट बनाना स्टार्ट करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा है, ओवरव्यू। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपना अबाउट डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन के बारे में। सबसे पहले अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने बताया था। अब हम बात करते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था वहां पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ है हमारे पास, इधर आता है आपका x आता है और इधर हमारा क्या आता है, fx आता है। ये चीज तो आपको पता है, फंक्शन वगैरह के बारे में पढ़ा रखा था मैंने। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमें a जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे a पॉइंट, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे हम स्लोप कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, इसके बिल्कुल पास में है ना, इसके बिल्कुल पास में हम 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, एक तो हमने b पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, एक c पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज ये कि जो a पॉइंट है, ये B और C A पॉइंट के बिल्कुल ज्यादा पास है, लगभग इतने पास है कि उनकी दूरी 0 है उससे, लेकिन 0 नहीं है। मतलब मान लीजिए जो ये हमारा B है, B जो है A के बहुत ज्यादा पास है, लेकिन मतलब 1 के ऊपर 1 नहीं है, ये मतलब थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन वो लगभग 0 है, इस टाइप से। तो अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा पास में आ जाएंगे A के, तो इन दोनों पॉइंट से होके जाएगा जो टेंजेंट, वही तो इसका स्लोप कहलाएगा। यानी कि A का स्लोप तो वही होगा। दोबारा से मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास है ना वो ग्राफ, इस तरीके से आपके पास वो ग्राफ है, ऐसा कुछ। मान लीजिए आपको यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, कि यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, अभी तो बहुत ज्यादा करीब है ना, हमें टारगेट क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है। तो अगर आप देखो इन दोनों पॉइंट से अगर आप स्लोप निकालोगे, स्ट्रेट लाइन वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो वो जो टेंजेंट होगा, यानी कि देखो ये बिल्कुल इस तरीके से पास होगा, तो वो हमें स्लोप दे देगा इस वाले पॉइंट का। ये चीज तो आपको पता है ना। स्लोप का मतलब आपको याद है या फिर नहीं है, स्लोप का मतलब आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन वगैरह आनी चाहिए भाई, करना है तो ठीक है। तो मैं आपको बेसिक समझा रहा था, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो हमने क्या किया कि हमें ए पे स्लोप निकालना है, तो हमने ए पे स्लोप निकालना है, तो हमने क्या किया, 2 पॉइंट को सिलेक्ट किया, बी को और सी को। ये बहुत नियरेस्ट है, यानी कि लगभग अप्रोचेस टू 0 है, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है ए से बिल्कुल 0 है, लेकिन 0 नहीं है। फिर हमने क्या किया, मान लीजिए इन दोनों पॉइंट से हमें स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो स्लोप एट पॉइंट ए पे अगर हम स्लोप निकालना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम बी और सी से हम देखो 2 पॉइंट चाहिए होते हैं स्लोप निकालने के लिए, 2 पॉइंट हमें पता है। हम क्या करेंगे, y वाले में से y को हटा देंगे, यानी कि y2 माइनस y1, और नीचे हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1, यानी कि इसकी डिवाइड में हम लिख देंगे। तो ये आपने देखा क्या हुआ, इन दोनों से क्या होगा कि जैसे आपने ये निकाला तो यहाँ से एक टेंजेंट पास होगा, यानी कि टेंजेंट होगा इनसे पास, जो कि a से पास हो रहा होगा इस तरीके से, तो वो a का स्लोप ही कहलाएगा। इस तरीके से देखो ये a का स्लोप ही कहलाएगा, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है कि आपने डिफरेंशिएशन में करा क्या है। तो हमने डिफरेंशिएशन में क्या करा, अगर हम मीनिंग को
को जाने तो सबसे पहले देख सकते हो हमने सब्ट्रैक्शन करा है, यानी कि घटाए, फिर उसके बाद हमने डिवाइड भी किया। तो दो प्रोसेस हम करते हैं डिफरेंशिएशन में, पहले हम चीजों को घटाते हैं फिर उसको डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो सब्ट्रैक्शन होता है और डिवीजन होता है। अब इंटीग्रेशन जो होता है इसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है। जैसे आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यानी कि सब्ट्रैक्शन करा है तो वहां पे हम करते हैं एडिशन, और डिवीजन की जगह हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन। अभी हम दिखाएंगे आपको, डोंट वेरी। तो इतनी चीज आपको क्लियर है, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी भी एक पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना हो तो हम क्या करते हैं उसके आसपास में बिल्कुल एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं जो ए के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, फिर हम दोनों से स्लोप निकालते हैं तो लगभग किससे पास हो जाता है, ए से ही पास हो जाता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ए का स्लोप। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे बेसिकली होता है क्या, सब्ट्रैक्शन होता है और डिवीजन होता है ना। इतनी चीज तो आपको क्लियर है, राइट। अब हम बात करते हैं अपने इंटीग्रेशन के बारे में। देखो अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से समझ में कई हद तक आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दोनों में अंतर क्या होगा। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया कि सब्ट्रैक्शन या डिवीजन है तो वो क्या होगा, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। अभी हम दिखाते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर हम इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक फंक्शन था इस तरीके से, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन था। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया अंडर कर्व निकालना है। तो एक बात बताओ, ये जो आपको दिख रहा है ना इसके अंदर का एरिया, ये जो पूरा पोर्शन है इसका मुझे एरिया मतलब कि ये जो इसके अंदर का आपको ये पूरी चीज देख रही है ना, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ये फिगर था, इसके अंदर का यहाँ वाली चीजों को मुझे एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे। क्या कोई ऐसे फिगर का कोई फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, नहीं होता। ये तो बहुत मतलब इरेगुलर फिगर है। अगर मान लीजिए इसके पास, इसकी जगह हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता, तो इसका तो हम एरिया निकाल लेते, कैसे, पाई आर स्क्वायर करके। अगर हमारे पास रेक्टेंगल होता तो हम इसका एरिया निकाल लेते एल इंटू बी करके। स्क्वायर होता तो हम कैसे निकाल लेते, साइड इंटू साइड करके। लेकिन ये तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा है ना, कोई फिगर, डिफाइंड फिगर ही नहीं है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन का यूज होता है, जो इंटीग्रेशन का हमारा यूज है वो इरेगुलर फिगर्स का एरिया निकालने के ही काम आता है। बेसिकली यही यूज है हमारा सबसे ज्यादा। यहाँ पे देखिए अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया। अब देखो इसका एरिया निकालना है, देखो वी वांट टू फाइंड एरिया अंडर कर्व। हम क्या चाहते हैं कि हम एरिया अंडर कर्व निकालें। तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला, बट y इक्वल्स टू एफ एक्स डज नॉट रिप्रेजेंट डिफाइंड फिगर। आप देख सकते हो कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है, यानी कि जो ग्राफ है ये डिफाइंड फिगर आपका शो नहीं कर रहा है। तो अगर ये डिफाइंड फिगर शो नहीं कर रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सबसे पहले आप डिवाइड करो एरिया अंडर कर्व। जो एरिया क्या, यानी कि एरिया अंडर कर्व है, यानी कि कर्व के अंदर जो एरिया है इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू डिफाइन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। हम छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या बोला कि वेयर, यहाँ पे जो ब्रेथ है किसकी, रेक्टेंगल की, इज अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पे आपको जो ब्रेथ दिख रही है ना, ये जो गैपिंग दिख रही है, क्या है हमारे पास, अप्रोचेस टू जीरो, मतलब बहुत छोटी छोटी गैपिंग है। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये इस तरीके से था आपके पास, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में ऐसे बांट सकते हो, नहीं बांट सकते हो। तो आप कैसे बांट सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग इसको पहला रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल ऐसे कर दे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, पता क्या है, आपने छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट तो दिया, यहाँ पे देखिए आपने छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट तो दिया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होगी। ये देखो ये पूरा रेक्टेंगल बन के नहीं आ रहा है, ये देख रहे हो, ये रेक्टेंगल है क्या, इस तरीके से शेप कुछ आ रहा है, ये तो ये रेक्टेंगल तो हुआ नहीं है ना, ये रेक्टेंगल तो हुआ ही नहीं। तो अगर आपको यहाँ पे रेक्टेंगल मतलब इसका एरिया मिनिमाइज करना, अगर आप देखोगे इसको रेक्टेंगल पूरा मानोगे तो इतना एरिया आपका फालतू निकल के आ जाएगा। इसको अगर मिनिमाइज करना तो हम क्या करते हैं, इसको और भी छोटे छोटे स्ट्रिप में बांटते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरीके से बहुत छोटे छोटे से स्ट्रिप में बांट लेते हैं। अब जितना ज्यादा छोटा छोटा स्ट्रिप होगा, अब क्या होगा, एरिया मिनिमाइज हो, मेरा मतलब एरर मिनिमाइज हो जाएगा, एरिया मतलब जो एरर आएगा ना वो कम आ जाएगा, जितना आप छोटा छोटा इसको बांट दोगे। तो हमने इसको कितनी स्ट्रिप में बांटा है, जैसे अभी हमने गिन लिया था, अब हमने इसको इनफिनाइट बांट रखा है, मतलब बहुत सारी पीसेस में हमने तोड़ दिया, मतलब छोटे 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 बहुत सारी स्ट्रिप में तोड़ दिया है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ, ऐसा हमने क्यों करा, ताकि एरिया मतलब जो एरिया निकल के आए उसमें जो एरर होगा वो मिनिमाइज हो जाए, कम से कम एरर निकल के आए। मतलब अगर आप बड़ा रेक्टेंगल ऐसे कंसीडर कर लोगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो, ये अगर आप इसको रेक्टेंगल मारोगे तो इतने का आपके पास क्या आ गया, एरर आ गया। और यही अगर ऐसे छोटी स्ट्रिप होगी तो छोटी स्ट्रिप में बहुत कम एरर निकल के आएगा, देखो इस तरीके से, तो बस इतना ही एरर निकल के आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे इनफिनाइट स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया। इनफिनाइट का मतलब समझते हो ना, अनगिनत, इतने स्ट्रिप्स हैं इसके अंदर कि आप उसको गिन भी नहीं सकते। यहाँ पे तो फिर भी मैंने बनाने के लिए इस तरीके से दिखा दिया आपको ताकि मैं समझा सकूँ, लेकिन इसको ऐसे इतने स्ट्रिप में काटना है कि आप उसको गिनती भी ना कर पाए, इनफिनाइट स्ट्रिप पीसेस में काटना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्होंने बोल रखा है, राइट, अब इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे एक मिनट, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे जीरो नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। ब्रेथ, हाँ ब्रेथ जो है वो लगभग जीरो हो जाए,
है ना। इस तरीके से हमने किया कि जो ब्रेथ है ना यहाँ पे जो गैपिंग है इनके बीच में, ये जो ब्रेथ है रेक्टेंगल का जो ब्रेथ होगा वो लगभग जीरो हो जाए, लगभग जीरो, अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, इतने पीसेस में इसको काटना है। नेक्स्ट ने क्या बोल रखा है, ऐसा हमने इसलिए करा है ताकि जो एरर हो जाए, मिनिमाइज द एरर, एरर जो है वो कम से कम हो जाए। अब देखो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, इस तरीके से बहुत सारे स्टेप है। पहले स्टेप का मुझे एरिया निकालना है, तो मैंने क्या लिखा है, DA1, देख सकते हो DA1 यानी कि पहले स्टेप का एरिया। कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारे पास क्या ब्रेथ है, इसको हमने बोला DX है, ये क्या ब्रेथ है, और ये पूरा क्या हो जाएगा, लेंथ है ना, इसको हमने क्या बोला, लेंथ, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये हो जाएगा आपके पास FX, या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, Y1, क्योंकि पहले वाले स्टेप की लेंथ ये होगी Y1। ये जो है हमारे पास FX ही तो दिखाता है, यानी कि Y दिखाता है हमारे पास, ये Y दिखाता है, और ये क्या दिखाता है हमारे पास, DX, यानी कि छोटे छोटे पीसेस दिखा रहा है, तो हमने बोला DX है ना, ये छोटे छोटे पीसेस दिखा रहे हैं ना आपके, ये X होता है ना आपका, तो ये DX हो गया, और ये क्या हमारे पास Y है, देख सकते हो ये Y1 हो जाएगा क्योंकि स्टेप नंबर 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, DA1 इक्वल्स टू Y1 और यहाँ पे DX, इस तरीके से। फिर हमें दूसरे का एरिया निकालना है, दूसरी स्ट्रिप का, तो हम कैसे करेंगे, Y2 DX। फिर इस तरीके से हमारे पास जितने भी हैं, तीसरे का भी हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, Y3 और यहाँ पे DX। फिर इस तरीके से जितने भी स्ट्रिप्स होंगे, इन्फिनाइट स्ट्रिप्स है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, DAN इक्वल्स टू, यहाँ पे देख सकते हो YN और यहाँ पे क्या आ जाएगा DX। इस तरीके से हमने कर लिया। अब इतना कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, देखिए इतना आप जैसे कर लोगे तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए जितनी भी चीजें सबको जोड़ेंगे भी, तो पहले स्टेप का एरिया, दूसरे स्टेप का एरिया, तीसरे स्टेप का एरिया, चौथे स्टेप का, इस तरीके से N स्टेप तक का एरिया है, तो हमें इसको जोड़ना भी तो होगा। तो हम जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके का साइन लगा देते हैं, ये देख सकते हो, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। जितने भी DA थे इन सबको हम जोड़ रहे हैं, तो इसको हमने DA लिखा, और ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, इस तरीके से। ये इंटीग्रेशन का साइन है आपका, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। और अगर हमें ये निकालना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको पता है अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ये समेशन होता है, सिग्मा भी बोल सकते हो। यहाँ पे हमने क्या करा, जितने भी थे Y1 Y2 इस तरीके से N तक, तो I इक्वल्स टू, देख सकते हो यहाँ पे N इक्वल्स टू क्या, N इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि जितने भी थे उन सबको हम ऐड कर देंगे। और हमने इसको किस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से, ये पूरा हो जाएगा एरिया, ये पूरा आ जाएगा एरिया। देखो DA था ना छोटा सा एरिया, ये पूरा एरिया बन जाएगा इंटीग्रेट होके, और यहाँ पे ये पूरी चीज इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन लिख लेंगे, यहाँ पे DY और यहाँ पे DX, इस तरीके से हमें करना था। तो एरिया निकालने का ये फॉर्मूला बन के आ गया, इंटीग्रेशन Y DX इंटीग्रेट कर दो, यानी कि सबको जोड़ दो, जितने भी स्टेप्स थे उन सभी को। तो ये तो हुआ हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। समझ आया आपको? देखो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो, भैया ये था फिर इसको आपने ये क्यों लिख दिया। मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है समेशन, ऐसा आप मान सकते हो। जैसे ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन, यानी कि चीज़ों को जोड़ना, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से जहाँ तक आपको मेंशन हो। जैसे 1 से लेकर हमें n तक था, तो हम इस तरीके से ये वाला साइन लगाएंगे। 1 से लेकर n तक था मतलब हमें पता नहीं कितने स्टेप्स है, तो हमने ये वाला साइन लगा दिया, इसको बोलते हैं इंटीग्रेट करना। चीज़ क्लियर है? इसका मतलब वो ये सबको समेशन कर देना है, इनके जोड़ देना है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे स्लोप निकालना। कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम 2 पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं उसके पास में, वहां से अपने जानते हैं स्ट्रेट लाइन में अगर मुझे किसी भी 2 पॉइंट हमें दे रखे हो तो स्लोप निकालना, तो कैसे निकालते हैं, y2 - y1 x2 - x2 डिवाइडेड बाय। अब एक चीज अगर आप देखोगे दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे, तो वो सिर्फ ए से ही पास हो जाए, ए से ही पास होने लग जाएंगे। तो ए से अगर पास हो जाएंगे तो ए का ही हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। मीनिंग क्या होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन का, तो आप देखोगे तो सब्ट्रैक्शन पहले हमने घटाया, फिर हमने डिवाइड किया, अब हमने आए इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन पे हमें क्या देखना था कि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि एरिया अंडर कर्व निकालना है ना, कर्व के अंदर का एरिया निकालना। जैसे हमारे पास कोई भी कर्व है, अपने माउंटेन भी देखे होंगे, उसके अंदर का मुझे अगर एरिया निकालना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी डिफाइंड फिगर नहीं है तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या, वी वांट, देख सकते हो, वी वांट टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व। हमें क्या निकालना है, एरिया अंडर कर्व निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बट y इक्वल्स टू fx डज नॉट रिप्रेजेंट डिफाइंड फिगर। आप देख सकते हो डिफाइंड फिगर नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी हमारे पास एरिया अंडर कर्व था, इसको हमने छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया। जैसे कि आप देख सकते हो छोटे छोटे स्टेप्स में हमने डिवाइड कर दिया। जैसे हमने छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करा, तो यहाँ पे क्या बन के आ गया, हमारे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप तैयार हो गई। और ये छोटे छोटे पीछे से वो इन्फिनाइट है, बहुत सारे इतने हैं कि हम उसको गिन भी नहीं सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि इसकी आपको इतने स्टेप्स में तोड़ना है कि जो ब्रेथ है अप्रोचेस टू 0 हो जाए। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमारे पास स्टेप नंबर 1 इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, DA1 इक्वल्स टू y1 और यहाँ पे dx। फिर दूसरे वाले स्टेप का निकालना है, तो DA2 इक्वल्स टू y2 और dx। इस तरीके से हमने लास्ट तक यानी कि an वाले तक का निकाल लिया हमने। फिर अगर मुझे इसका समेशन करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन DA, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देख सकते हो सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक yn और ये dx। इस तरीके से हमारे पास इसकी जगह हमारा ये यूज हो गया, तो हमने ये बना दिया इस तरीके से। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। सबसे पहली चीज इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले सुनिए,
अब हम बात करते हैं मीनिंग के बारे में कि मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर हम इंटीग्रेशन की मीनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं, फिर सबको जोड़ा गया है तो मल्टीप्लीकेशन और प्लस में एडिशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है आपके पास, एडिशन लिख लीजिए, चलिए एडिशन और फिर मल्टीप्लीकेशन। तो ये दो प्रोसेस होते हैं आपके पास, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर है या फिर नहीं, ये मुझे प्लीज़ बताइएगा। अब दूसरी चीज़ आप ये नोट कर लीजिएगा कि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ, ये अपोजिट प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया है कि आप लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन जो होता है वो अपोजिट फंक्शन यानी कि अपोजिट प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डिवीजन करते हैं, यहाँ पे हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस हो गया। तो प्लीज इससे नोट करें। फिर हम बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में कि कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। यानी कि जब भी आप देखते हो कि कांस्टेंट हम लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, इसके विषय में भी हम बात करते हैं, तो प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हम इंटीग्रेशन के साथ में कांस्टेंट क्यों लिखते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि आप किसी भी चीज को इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ आप एक कांस्टेंट लिखते हो, उसको हम क्यों लिखते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं हम, जैसे मान लीजिए साइन एक्स है, अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को। हमने क्या करा, जो dx था ना इसको हमने इधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, d बचेगा और यहाँ पे साइन एक्स बच जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स बच जाएगा और यहाँ पे ये वाली चीज इधर आ गई तो ये dx इधर आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेट इधर भी इंटीग्रेट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन से ये d वाला जो है वो हट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ sin x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए cos x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप cos x को इंटीग्रेट करते हैं, cos x dx को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, sin x आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और साथ में मैंने यहाँ पे c भी लिखा है, कांस्टेंट। अब इसको हमने क्यों लिखा है इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट क्यों आता है। अब जैसे देखो यहाँ पे आपने देखा साइन, यहाँ पे आपने देखा कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पीछे वाला ही होगा साइन। इसी तरीके से अगर कोई पूछ ले आपसे कि एक चीज बताइए कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए tan का डिफरेंशिएशन आपको पता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है। अब किसी ने बोला कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका उल्टा वाला होगा, tan होगा। चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर रखना आप सब, ठीक है। अब इसके बारे में वैसे हम बाद में बात कर लेंगे फॉर्मूले के बारे में। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि यहाँ पे हम कांस्टेंट क्यों लिखते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले इसका रीजन है, जैसे मान लीजिए हमने x के स्क्वायर को इंटीग्रेट करा, सॉरी डिफरेंशिएट करा, तो x के स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा है, 2x लिखा है ना। अब हमने इस dx को इधर भेज दिया। अगर आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हो, मतलब 2x को इंटीग्रेट करते हो, तो किसका डिफरेंशिएशन था, x के स्क्वायर का था, ये हमने लिख दिया। अच्छा जी चलिए, यहाँ पे देखिए हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस में 10, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आप 2x को, अगर आप 2x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन था क्या, देखो पीछे की तरफ x का स्क्वायर प्लस 10, हमने क्या लिखा है, x का स्क्वायर प्लस 10। अच्छा जी, अच्छा अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 50, इसका हमने डिफरेंशिएशन करा, ये क्या मिला, 2x मिला। तो दोबारा से अगर आप इसका इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पीछे वाली चीज मिलेगी, क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 50 मिलेगा। अब यहाँ पे आपने देखा ये भी 2x था, ये भी 2x था, ये भी 2x था, आपने एक ही चीज को इंटीग्रेट करा, रिजल्ट अलग अलग मिला है। पहले वाले केस में क्या मिला, x का स्क्वायर, दूसरे वाले केस में क्या मिला, x का स्क्वायर प्लस में 10, तीसरी वाली चीज में क्या मिला हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस में 50। तो इसका मतलब ये है कि देखो इंटीग्रेशन, जैसे आपने सेम चीज का इंटीग्रेट करा, आपको अलग अलग चीजें मिल सकती है। कांस्टेंट मतलब ये जो है वेरिएबल तो सेम रहेंगे, लेकिन कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमेशा हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट एक आगे लिखते हैं। हो सकता है अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया आपने, जैसे यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट है नहीं, तो वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, नीचे वाले में 10 हो जाएगा, नीचे वाले में 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमेशा अपना ये करते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। समझ आए क्यों लगाते हैं, जैसे आपने देख लिया यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन 2x हुआ, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 10 है, इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, इसका भी यही चीज़ है। अब इन सबको इंटीग्रेट करोगे तो पीछे वाली चीज़ तो देंगे, इसने दिया ये अपनी वाली चीज़ दे दी, इसको अगर आपने देखा इसको इंटीग्रेट किया तो ये वाली चीज़ मिल गई। मतलब एक ही चीज़ को इंटीग्रेट करा और रिजल्ट अलग अलग आया, तो इसका मतलब हमेशा कॉन्स्टेंट चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमेशा एक कॉन्स्टेंट को लगा के हमेशा लिखते ही लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब समझ में आ गया हम क्यों लिखते हैं, बिल्कुल क्लियर रखना, राइट, पक्का ये चीज़ आपको क्लियर है, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो जानी चाहिए। तो फाइनली स्टूडेंट एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप मेरे को ये बताइए कि x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता है कितना होता है, 2x होता है। अब जरा इसका इंटीग्रेट करके बताइए। देखो जैसे आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है
है ना। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स के स्क्वायर को तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है। अब आप 2x का मुझे इंटीग्रेशन करके बताइए क्या आएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा मुझे, प्लीज बताइए, बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर दीजिएगा। तो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो थी हम इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या है, सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन के थोड़े बहुत ओवरव्यू देखे, फिर इंटीग्रेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताया और साथ में हमने ये बताया कि कांस्टेंट हम क्यों लगाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है और मैंने मीनिंग भी बताई थी कि डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है और दोनों एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस क्यों है। तो फाइनली स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर जितने भी आपके फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले हम आपको बताएंगे किस तरीके से सारे फॉर्मूले बने एंड कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे हम, राइट। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।